ममता का मूल्य। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ममता का मूल्य। दोस्तों, यह एक ऐसी माँ की कहानी है जो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन जब वह माँ वृद्ध हो जाती है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। वहीं माँ जब कोर्ट पहुंचती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर बुजुर्ग के लिए उसका हक मांगती है और एक मिसाल कायम करती है। तो आइए सुनते हैं इस माँ की दर्द भरी कहानी। सावित्री देवी की झुर्रियों में बीते वर्षों की कहानियाँ कैद थी। धूप छाँव की तरह आया जीवन का हर उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी आँखों में समेट रखा था। छोटे से गांव की यह बूढ़ी माँ कभी अपने आंगन में खुशियों का पेड़ लगाकर बैठी थी, लेकिन अब उसी आंगन में अकेलापन शरद हवा की तरह घुल चुका था। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में गिरती, सावित्री देवी अपने कांपते हाथों से तुलसी को जल चढ़ाती और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती, हे ठाकुर, मेरे बेटों को सुमति देना। लेकिन शायद उनकी यह प्रार्थना अब अनसुनी होने लगी थी। एक समय था जब यह घर हंसी ठिठोली से गूंजता था। बड़े बेटे अमरनाथ की शरारतें और छोटे बेटे सुरेश की मासूमियत उनकी दुनिया थी। लेकिन वक्त की चाल ने सब कुछ बदल दिया था। पति के जाने के बाद जो बेटों के सहारे की उम्मीद थी, वह धीरे धीरे बोझ में बदल गई। एक शाम जब सावित्री देवी ने अमरनाथ से कहा, बेटा, अब आंखें भी कमज़ोर हो गई हैं, शरीर भी साथ नहीं देता, तेरा सहारा चाहिए। अमरनाथ ने एक ठंडी नज़र डाली और रूखे स्वर में बोला, माँ, मैं अकेला कितना संभालूं? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। सावित्री देवी की आंखें नम हो गई। जिन हाथों से उसने अपने बेटों को पाला, उन्हीं हाथों को आज किसी के आगे फैलाना पड़ रहा था। लेकिन यह शुरुआत थी। धीरे धीरे अमरनाथ का व्यवहार कठोर होता गया। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी, तानों के साथ परोसी जाने लगी। सावित्री जी, उनके पति रामदेव जी की गिनती गांव के रईस लोगों में होती थी। उनके पति के पास 50 बीघा जमीन होने के साथ साथ अच्छा खासा रुपया पैसा भी था। सावित्री जी और रामदेव जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उन्होंने अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और अच्छी एजुकेशन दिलवाई। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी शादियां भी अच्छे घर के संस्कारी बच्चों के साथ कर दी गई। सावित्री जी की 2 बहुएं थीं। उनका जीवन बड़ी शांति प्रिय तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक उनके पति रामदेव जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पति के निधन के बाद सावित्री जी ने अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों में बांट दी। पूरी जमीन को दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया था। क्योंकि बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो उसकी पत्नी और बच्चों को उसके हिस्से की जमीन जायदाद दे दिया गया था और 1 लाख रुपया सावित्री जी को उनके बुढ़ापे के सहारे के रूप में दिया गया। समय गुजरता रहा और धीरे धीरे सावित्री जी बुजुर्ग होती जा रही थी। उनके पैसे कब दवाइयों और घर के खर्चों में ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। अब जब भी वह अपने बेटों से अपनी ज़रूरत के लिए पैसे मांगती तो वह उन्हें ताने देते थे और बार बार यही कहते थे कि हम आपको एक बार पैसे दे चुके हैं, तो रोज़ रोज़ पैसे क्यों दें। और फिर एक दिन जब सावित्री देवी ने गुजारा भत्ते की मांग की, अमरनाथ आग बबूला हो गया
माँ, तुमने हमें क्या दिया है जो अब हमसे मांग रही हो? 1 लाख रुपया दे चुका हूँ, अब और कुछ मत मांगो। सावित्री देवी ने दिल पर यह शब्द किसी तलवार की तरह चुभ गए। जिस माँ ने जीवन भर बिना कोई हिसाब किताब लगाए अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा दिया, आज वही अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। मजबूरी में उन्हें अपनी बेटी के पास शरण लेनी पड़ी। बेटी का घर छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। माँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटी सीमा ने उनके हाथ थाम लिए, पर सावित्री देवी जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, यह हर उस माँ की लड़ाई थी जिसे संतान के होते हुए भी परायों की तरह छोड़ दिया जाता है। और इस बार उन्होंने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। गांव की उस संकरी गली में सावित्री देवी की कहानी हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके लिए रातों को जाग जाग कर कहानियाँ सुनाई, उन्हीं बच्चों के लिए अब वह बोझ बन गई थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सोचा था कि उनकी बेटी सहारा बनेगी, लेकिन किसे पता था कि वह संतान उनसे मुंह मोड़ लेगी। उस दिन सावित्री देवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी। घुटनों का दर्द असहनीय हो गया था। उन्होंने धीरे धीरे चलते हुए अमरनाथ से कहा, बेटा जरा मलहम ला दे, दर्द बहुत बढ़ गया है। अमरनाथ, जो मोबाइल पर किसी वीडियो में व्यस्त था, झुंझलाकर बोला, माँ, तुम्हें हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। पैसे पीठ पर नहीं उगते। माँ, थोड़ा बहुत सहन करना भी सीखो। हर छोटे बड़े दर्द का इलाज दवाई नहीं होता। हर बार दवाई लाऊं? सावित्री देवी की आंखें भर आई। यह वही बेटा था जिसे उन्होंने हर छोटी तकलीफ में गोद में उठाकर रखा था। मन में तूफान उमड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब तो रोटी के 2 टुकड़े भी बेटों का एहसान बन गया था। एक रात जब सावित्री देवी थकी हारी अपने कमरे में बैठी थी, तभी बहू विमला आई। माँ जी, अब ये रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। जितना खा सकती हो उतना ही लो, घर में और भी लोग हैं। सावित्री देवी ने थाली की ओर देखा। आधी रोटी और कटोरी में थोड़ी सी दाल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना निगल लिया। यह वही माँ थी जिसने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया था, खुद उपवास रखकर भी उनके लिए खाना बनाया था। जब घर पराया हो गया तो धीरे धीरे बहू बेटे के ताने बढ़ते गए। एक दिन अमरनाथ ने साफ कह दिया, माँ, अब इस घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं बची। बच्चे भी तो बड़े हो गए हैं, उन्हें भी रहने के लिए अलग कमरा चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? सीमा के पास चली जाओ, वह भी तो तुम्हारी बेटी है, उसे भी तो कुछ करना चाहिए। सावित्री देवी को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घर जिसे उन्होंने बरसों से संवारा था, वही अब उनके लिए पराया हो गया था। बेटी सीमा जब माँ को लेने आई तो अमरनाथ ने कटाक्ष किया, बहन, अब तुम्हें ही यह जिम्मेदारी उठानी होगी, हमसे और नहीं संभलता। सीमा की आंखों में गुस्सा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भाई, क्या माँ सिर्फ बेटियों की जिम्मेदारी होती है? जब तुम्हें अपने हक का हिस्सा चाहिए था तब माँ तुम्हारी थी, और जब देखभाल की बात आई तो माँ पराई हो गई। अमरनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक थैली में माँ के कुछ कपड़े डाले और बाहर रख दिए। सावित्री देवी ने जब बेटी की आंखों में देखा तो वहाँ एक अजनबी की ठंडक थी। सीमा माँ को अपने घर ले आई। छोटी सी जगह थी लेकिन स्नेह भरा था। माँ की पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान की छाँव ऐशो आराम से कहीं ज़्यादा सुखद होती है। लेकिन यह अन्याय यूं ही नहीं सहा जा सकता था। सीमा ने माँ से कहा, माँ, अब समय आ गया है कि आप अपने हक के लिए खड़ी हों। सावित्री देवी को संकोच हुआ, लेकिन उन्होंने दृढ़ मन से फैसला कर लिया।
उन्होंने बेटे अमरनाथ और बहू विमला के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी और इस बार वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने हिम्मत दिखाई और अपने दोनों बेटों के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट रूम का माहौल गंभीर था। एक और अमरनाथ और उसकी पत्नी विमला थे, जो इस मामले को अनावश्यक साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी ओर सावित्री देवी अपनी उम्र के बोझ और अपनों की उपेक्षा को अपने कांपते हाथों में समेटे सीधी खड़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आत्मसम्मान की चमक में कोई कमी नहीं थी। जज ने कागज़ों पर नज़र डालते हुए कहा, वादी कौन है? सावित्री देवी ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ सरकार। सावित्री देवी। जज ने उनकी ओर गौर से देखा। एक क्षण को उनकी आंखों में भी एक माँ की छवि उभर आई। अमरनाथ के वकील ने तुरंत दलील रखी, माई बाप, यह मुकदमा पूरी तरह निराधार है। मेरे मुवक्किल अमरनाथ ने अपनी माँ को 1 लाख रुपए दे दिए थे। इससे ज़्यादा वे क्या कर सकते हैं? सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी रुंधी हुई आवाज़ में कहा, जज साहब, जब ये छोटे थे, बीमार पड़ते थे, तो क्या मैंने कभी हिसाब लगाया कि कितने पैसे खर्च हुए? जब ये आधी रात को भूख से रोते थे, तो क्या मैंने कभी कहा कि आज तेरा कोटा पूरा हो गया? कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। जज सावित्री देवी की बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, माय लॉर्ड, माँ की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों की नहीं होती। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तब बेटा सबसे आगे था। उस समय बेटी का कोई हिस्सा नहीं होता, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बारी आई तो वे पीछे हट रहा है। क्या एक माँ को, जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को समर्पित कर दी, अपने ही बेटे से अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा? जज ने अमरनाथ की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें क्या कहना है? अमरनाथ झेप गया, फिर बोला, जज साहब, माँ अब मेरी बहन के पास रह रही है। अगर वह देखभाल कर सकती है तो फिर मुझसे पैसे की मांग क्यों? जज ने कड़े शब्दों में कहा, क्या जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ ने सोचा था कि आज तुम्हारी देखभाल करूंगी और कल किसी और की जिम्मेदारी होगी? माँ कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद होती है, और यह तुम्हारा फर्ज है, एहसान नहीं। फिर उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा, अमरनाथ, तुम्हें हर महीने अपनी माँ को 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देना होगा, और तुम्हारी इस असंवेदनशीलता के लिए तुम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह रकम 3 महीने के अंदर जमा होनी चाहिए। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। अमरनाथ का चेहरा उतर गया था। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, आत्मसम्मान की जीत के थे। सीमा ने माँ का हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, माँ, न्याय मिल गया। अब कोई तुम्हें पराया नहीं कर सकता। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का माथा चूमा और कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि बेटियां सच में बेटों से बढ़कर होती हैं। कोर्ट से बाहर आते ही सावित्री देवी का सिर ऊंचा था। आज उन्होंने साबित कर दिया था कि ममता का मोल कोई भी संतान नकार नहीं सकती। कोर्ट के फैसले के बाद भी अमरनाथ का चेहरा कठोर बना रहा, लेकिन उसकी आंखों में झलकती शर्मिंदगी को कोई नहीं छिपा सकता था। सावित्री देवी कोर्ट रूम से बाहर निकली तो धूप उनकी झुर्रियों पर पड़ रही थी, लेकिन न्याय की रोशनी उनके चेहरे को और चमका रही थी। सीमा ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, चलो, अब यह लड़ाई खत्म हुई। अब आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। सावित्री देवी की आंखों में संतोष था, लेकिन एक हल्की पीड़ा भी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, काश यह फैसला लेने के लिए मुझे अदालत ना आना पड़ता। काश मेरे बेटे को यह समझने के लिए कानून की डांट ना खानी पड़ती कि माँ कोई बोझ नहीं होती।
तभी पीछे से अमरनाथ की आवाज़ आई, माँ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं गलत था। सावित्री देवी पलटी। बेटी की आंखों में अपराध बोध था, लेकिन वह झुका हुआ खड़ा था, जैसे अब भी अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे अदालत से कोई पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए था। लेकिन अफसोस, वह बेटा अब कहीं खो गया है। अमरनाथ ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसने जो किया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सीमा ने कटाक्ष किया, भाई, माँ को जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने उन्हें ठुकरा दिया। अब अदालत के फैसले के बाद पछतावा दिखा रहे हो? क्या इंसानियत का सबक कोर्ट से ही सीखना पड़ता है? अमरनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री देवी ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। जब कभी तुम सच में पछताओगे तो माँ के दरवाज़ा हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन क्या तुम सच में लौटोगे? यह कहकर उन्होंने सीमा का हाथ थामा और आगे बढ़ गई। अमरनाथ वहीं खड़ा रह गया, अपनी गलतियों की भार तले दबा हुआ। आज उसे एहसास हो चुका था कि अदालत ने सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि एक आईना दिखाया था। एक ऐसा आईना जिसमें उसकी संकीर्ण सोच और माँ की ममता के बीच का अंतर साफ झलक रहा था। अदालत के फैसले के बाद सावित्री देवी और सीमा अपने छोटे से घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में हवा में एक अजीब सी हल्की ठंडक थी, लेकिन सावित्री देवी के दिल को अब कोई ठंडक या गर्मी विचलित नहीं कर सकती थी। आज उनका आत्मसम्मान पुनः जाग चुका था। घर पहुंचकर सीमा ने माँ के लिए चाय बनाई। सावित्री देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और एक गहरी सांस भरते हुए बोली, बेटा, क्या हर माँ को अपने अधिकारों के लिए अदालत जाना पड़ेगा? सीमा ने उनकी आंखों में देखा और प्यार से बोली, नहीं माँ, लेकिन जब संतान अपने कर्तव्यों को भूल जाए, जब माता के आंचल को बोझ समझा जाने लगे, तब न्याय की डगर पर चलना जरूरी हो जाता है। सावित्री देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक टीस झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, काश हमारे समाज में ऐसा दिन कभी ना आए जब किसी भी माँ को अदालत की चौखट पर खड़ा होना पड़े। माँ का हक कोई कानून नहीं, बल्कि संतान का हृदय तय करना चाहिए। इस फैसले की खबर पूरे गांव में फैल गई। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने इसे सराहा, तो वहीं घरों में बहुओं और बेटियों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने इसे सही कहा तो कुछ ने ताने मारे कि माँ ने बेटे को अदालत में घसीट लिया। लेकिन इस सब से अलग एक बदलाव आ चुका था। गांव के कई बेटे जो अब तक अपने माता पिता को नज़रअंदाज कर रहे थे, सोचने पर मजबूर हो गए थे। उस रात अमरनाथ अपने घर के आंगन में अकेला बैठा था। अंधेरे में उसे माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बेटा, जरा मेरी चप्पलें पास सरका देना। बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। बेटा, आज बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है, तेरा पसंदीदा। अचानक उसे एहसास हुआ कि माँ की आवाज़ अब केवल यादों में ही रह गई थी। वह पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह अगले ही दिन माँ के घर पहुँचा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के हाथों से दस्तक दी। सीमा ने दरवाज़ा खोला और सामने अपने भाई को देखकर चौंक गई। उसने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह गई। अमरनाथ ने अंदर झांका। माँ खाट पर बैठी थी। उनकी गोद में पुरानी तस्वीरों का एल्बम खुला हुआ था। माँ, अमरनाथ की आवाज़ कांप गई। सावित्री देवी ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उनकी आंखों में अब वह ममता नहीं थी जो हमेशा बेटे को देखते ही छलक पड़ती थी। अब वहाँ एक थकान, एक ठहराव था। क्या अब पछतावा लेकर आए हो या दिल से मेरी सुध लेने? माँ की आवाज़ में सिकवा नहीं था, बल्कि गहरी अनुभूति थी। अमरनाथ उनके पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया।
मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ उसके सिर पर रखा, लेकिन इस बार वह हाथ केवल आशीर्वाद का नहीं बल्कि एक सबक सिखाने का था। माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है बेटा। जब तक तुम सच में बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक यह केवल एक दिखावा रहेगा। अमरनाथ ने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसे अब समझ आ चुका था कि रिश्ते केवल कानूनी बाध्यता से नहीं चलते, बल्कि प्यार, सम्मान और कर्तव्य से चलते हैं। इस कहानी ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया। अब लोग अपने बुजुर्गों को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद मानने लगे। सावित्री देवी की जीत सिर्फ एक मुकदमे की जीत नहीं थी, बल्कि एक समाज को जागरूक करने की जीत थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मेरी लड़ाई में एक भी संतान अपनी माँ को सम्मान देना सीख गई, तो यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ी जीत होगा। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर आने वाले कल की ओर देखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।